जून 2021 सुबह के ठीक 11 बजे लाहौर का सबसे सुरक्षित और रिहायशी इलाका जौहर टाउन। सन्नाटे को चीरती हुई एक काली टोयोटा कोरोला जरूरत से ज्यादा तेज रफ्तार में आगे बढ़ रही थी। ऊपर से आम दिखने वाली इस गाड़ी की डिक्की में लोड किया गया था 300 किलो हाई ग्रेड RTX। टारगेट 26 नवंबर मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड और भारत का सबसे बड़ा दुश्मन हाफिज सईद। वो चेहरा जिसने मुंबई को ऐसा जख्म दिया जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। हजारों मासूमों की चीखें, ताज होटल से उठता वो काला धुआं, हर हिंदुस्तानी के सीने में आज भी एक जख्म की तरह ताजा है। हमने कसाब जैसे मोहरे को तो फांसी पर लटका दिया, लेकिन उसे AK-47 थमाने वाला ये हाथ पाकिस्तान आर्मी की गोद में बैठकर सालों तक भारत के कानून का मजाक उड़ाता रहा। जो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था, वो लाहौर में VIP सिक्योरिटी के बीच रैलियां कर रहा था। लेकिन 13 साल का वो लंबा इंतजार और इंसाफ की आस में दम तोड़ती फाइलें 156 महीने बाद आखिरकार एक नतीजे पर पहुंचने वाली थी। मगर सवाल यह है कि इतनी देर क्यों? जवाब शर्मनाक है, क्योंकि उस वक्त देश की सुरक्षा जिनके हाथों में थी, उनके हाथ कांप रहे थे। जिस रात मुंबई जल रही थी, देश के टेम्परेरी गृह मंत्री शिवराज पाटिल की सबसे बड़ी चिंता देश की सुरक्षा नहीं बल्कि ये थी कि वो कैमरे पर कैसे दिख रहे हैं। क्राइसिस मीटिंग्स के बीच 3 बार उन्होंने अपने कपड़े बदले और महाराष्ट्र के डिप्टी CM RR पाटिल 166 लोगों की मौत पर उनका बयान सुनिए। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। 166 मासूमों का कत्लेआम इनके लिए एक छोटी बात थी। और सबसे कड़वा सच जानते हैं क्या है? भारतीय सेना तैयार थी, जवाबी हमले का ब्लूप्रिंट मेज पर रखा था, लेकिन एक्शन रोक दिया गया। और ये कोई अफवाह नहीं है। खुद कांग्रेस नेता P चिदंबरम ने कबूला कि उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में पाकिस्तान पर मिलिट्री एक्शन की बात उठाई थी, लेकिन अमेरिका के दबाव में एक बार फिर दिल्ली झुक गई। यह संयम हमारी महानता नहीं, हमारी कमजोरी बन चुका था। नतीजा, हाफिज सईद बेखौफ घूमता रहा। अमेरिका ने उस पर $10 मिलियन का इनाम रखा, लेकिन वो पाकिस्तानी टीवी पर बैठकर भारत का मजाक उड़ाता रहा। लेकिन फिर साल आया 2014। सिर्फ सत्ता नहीं बदली, भारत की तासीर ही बदल गई। अब फैसले फाइलों की नरमी से नहीं बल्कि लोहे के इरादों से होने लगे थे। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अटूट संकल्प और दूसरी तरफ उस संकल्प को रणनीति में बदलने वाले NSA अजीत डोभाल। 2016 उरी का बदला, सर्जिकल स्ट्राइक। पहली बार भारत ने LOC पार करके दुश्मन को उसकी जमीन पर मारा। 2019 पुलवामा का जवाब, बालाकोट एयर स्ट्राइक। 1971 के बाद पहली बार भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की सरजमीन पर बम गिराए। और अब बारी उस मास्टरमाइंड की जिसने इन सब हमलों की बुनियाद रखी थी, हाफिज सईद। कल तक जो भारत सिर्फ सबूतों की फाइल्स लेकर दुनिया के चक्कर काटता था, आज वही भारत अपने दुश्मन की दहलीज पर पाकिस्तान के जौहर टाउन में खड़ा था। जैसे ही गाड़ी सिक्योरिटी चेक पोस्ट के पास पहुंचती है, पुलिस वाले हाथ उठाकर रुकने का इशारा करते हैं, लेकिन ड्राइवर ब्रेक नहीं लगाता। उल्टा वो एक्सीलरेटर को पूरी ताकत से दबा देता है। और अगले ही पल एक ऐसा धमाका जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया। जिस दहशतगर्द ने सालों तक भारत के खिलाफ मौत की साजिशें रची थीं, आज उसी के घर में मौत ने दस्तक दे दी थी। आलम यह था कि दुनिया को डराने वाला वो खूंखार आतंकी खौफ के मारे अपने ही घर में एक सोफे के नीचे दुबका हुआ था। लेकिन क्या यह सिर्फ एक रैंडम ब्लास्ट था या फिर किसी बड़े अंजाम की शुरुआत? टाइमलेस थ्रेड्स की स्पेशल वीडियो में हम डिकोड करेंगे रॉ का वो खामोश वार जिसने सरहद पार बैठे आतंकियों की रूह कपा दी। आज हम परत दर परत खोलेंगे दिल्ली के बंद कमरों में रची गई उस मास्टर प्लानिंग की पूरी कहानी, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन अलविदा। इस मिशन की नींव रखी गई थी ठीक 2 साल पहले, नवंबर 2019, नई दिल्ली। घड़ी में रात के 12 बज रहे थे जब एक ब्लैक सेडान PM रेजिडेंस के दरवाजे से अंदर दाखिल होती है। गाड़ी से उतरते हैं रॉ चीफ सामंत गोयल। उनके हाथ में थी एक लाल रंग की फाइल जिस पर बोल्ड अक्षरों में लिखा था कॉन्फिडेंशियल। इस फाइल के अंदर वो खबर थी जिसका इंतजार भारत को 2008 के मुंबई हमलों के बाद से था। रॉ ने सरहद के उस पार लाहौर में बैठे हाफिज सईद की एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस कर ली थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए PM मोदी ने उसी वक्त आधी रात को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। अगले कुछ ही मिनटों में उस कमरे में भारत के सबसे ताकतवर चेहरे मौजूद थे। PM मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, विदेश मंत्री S जयशंकर और मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट NSA अजीत डोभाल। रॉ चीफ ने मेज पर हाफिज सईद के घर के मैप्स और रिपोर्ट्स रख दिए। इशारा साफ था, अब UN में गुहार लगाने या अमेरिका से मिन्नतें करने का वक्त निकल चुका है। टारगेट हमारी रेंज में है और अब आर पार का फैसला लेना होगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें अजीत डोभाल पर थीं। उन्होंने PM की तरफ देखा
एक छोटा सा सिर हिलाया और मिशन को हरी झंडी मिल गई। कागजों का काम खत्म हो चुका था, अब बारी थी जमीन पर उतरने की, और यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन अलविदा। हाफिज सईद को पाकिस्तान की जमीन पर खत्म करना किसी सुसाइड मिशन से कम नहीं था। उसका घर एक सुरक्षित किले जैसा था। 24 घंटे पुलिस की भारी तैनाती, हर कोने पर हाईटेक सीसीटीवी और प्राइवेट कमांडो की एक पूरी फौज। वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। रॉ के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि बाहर से किया गया कोई भी हमला सीधे इंटरनेशनल क्राइसिस या भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध को दावत दे सकता था। एजेंसी समझ चुकी थी कि अगर सीधा रास्ता बंद है तो घुसपैठ अंदर से करनी होगी। उन्हें हाफिज सईद के घर के बिल्कुल पास एक सेफ हाउस चाहिए था, एक ऐसा ठिकाना जो किसी की नजरों में ना आए, लेकिन जहां से हाफिज सईद की हर एक्टिविटी को ट्रैक किया जा सके। लेकिन दुश्मन की सरजमीन पर, उनकी नाक के नीचे ये करेगा कौन? यहीं पर काम आया अजीत डोभाल का वो तजुर्बा, जिसने इस नामुमकिन मिशन की नींव रखी। बहुत कम लोग जानते हैं कि डोभाल खुद 7 साल तक पाकिस्तान में अंडरकवर एजेंट बनकर रह चुके हैं। लाहौर की उन तंग और अंधेरी गलियों की रग रग से वो वाकिफ थे। पाकिस्तान में उन्होंने सिर्फ जासूसी नहीं की थी, बल्कि दुबई से लेकर लाहौर तक सेफ हाउसेज और डीप रूटेड एसेट्स का एक ऐसा जाल बुना था जिसकी भनक ISI को आज तक नहीं। सैटेलाइट्स और इंटेलिजेंस मैप्स की पकड़ से कोसों दूर यह किसी परछाई की तरह खामोश रहता है, लेकिन डोभाल का महज एक इशारा मिलते ही अचानक एक्टिव हो जाता। रणनीति साफ थी, पाकिस्तान के सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी लालच है, और इसी को भारत अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने वाला था। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। दिसंबर 2019, दुबई। जेल की सलाखों के पीछे नावेद नाम का एक पाकिस्तानी बंद था। जुर्म एक मामूली सी चोरी। नावेद कोई एजेंट नहीं था, बस एक आम अपराधी था जिसकी किस्मत खराब चल रही थी, मगर उसे अंदाजा भी नहीं था रातों रात उसके सितारे चमकने वाले हैं। अचानक जेल के दरवाजे खुले और उसे बेल मिल जाती है। उसे जेल से रिहा कराने वाला शख्स था वासे, एक बड़ा बिजनेसमैन जिसका कारोबार दुबई और पाकिस्तान दोनों जगह फैला हुआ था, और जिसे अपने काम के लिए एक भरोसेमंद लोकल पार्टनर की जरूरत थी। लेकिन वासे का वो चेहरा, वो नाम और वो रसूख, सब कुछ एक सोची समझी स्क्रिप्ट का हिस्सा थे। हकीकत में वो रॉ का एक ऐसा एसेट था जिसे सालों की मेहनत से तैयार किया गया था। नावेद के मन में सवाल तो बहुत थे, लेकिन जब वासे ने उसके सामने 50 लाख पाकिस्तानी रुपए रखे तो गरीबी और लालच के आगे नावेद का शक हमेशा के लिए दब गया। यहीं से शुरू हुआ रॉ का असली खेल। वासे के इशारे पर नावेद पाकिस्तान लौटा और लाहौर के जौहर टाउन में वही घर किराए पर लिया जो हफीज सईद के घर के बिल्कुल करीब था। दूरी इतनी कम थी कि घर की खिड़की से सईद की हर गतिविधि पर सीधी नजर रखी जा सकती थी। जिस सीक्रेट बेस को रॉ महीनों से ढूंढ रही थी, वो अब नावेद के घर के रूप में तैयार था। अगले 6 महीनों तक उस घर में अलग अलग लोग मेहमान बनकर आते रहे। नावेद को लगा कि ये वासे के रिश्तेदार हैं, लेकिन हकीकत में वो भारत के टॉप अंडरकवर एजेंट्स थे। अब शिकार और शिकारी पड़ोसी बन चुके थे। हाफिज सईद की हर सांस और हर मूवमेंट पर भारत की आंखें थीं। मिशन अब अपने सबसे खौफनाक और आखिरी चरण की तरफ बढ़ चुका था। रॉ एक खतरनाक नतीजे पर पहुंची। तय हुआ कि हमला सीधा नहीं, बल्कि एक कार बॉम्ब के जरिए होगा। नावेद के घर में छिपे रॉ एजेंट्स ने चुपचाप एक काली टोयोटा कोरोला खरीदी, और फिर शुरू हुआ इसे मौत की मशीन में बदलने का काम। पूरी सफाई के साथ इस गाड़ी में 300 किलो RDX फिट कर दिया गया। किसी को शक न हो इसलिए इसे नावेद के घर से दूर एक सुनसान अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में पार्क कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी था, गाड़ी को हाफिज सईद के घर तक कौन ले जाएगा? क्योंकि ये एक 1 वे टिकट था जहां से ड्राइवर का जिंदा लौटना नामुमकिन था। मजबूरन भारत को आतंकी की ही फिदायीन हमले की तरकीब उन्हीं पर आजमानी पड़ी। रॉ की तलाश खत्म हुई अफगानिस्तान के एक युवक पर, जिसे यकीन दिलाया गया कि उसके जाने के बाद उसके परिवार की जिम्मेदारी भारत उठाएगा। सब कुछ प्लान के मुताबिक था, लेकिन तभी नियति ने एक ऐसी चाल चली जिसने दिल्ली से लाहौर तक हड़कंप मचा दिया। 13 मई 2021, वासे, जो इस पूरे नेटवर्क की सबसे अहम कड़ी था, दिल्ली में अपने परिवार के साथ ईद मनाकर दुबई के लिए निकला ही था कि अचानक उसे तेज चक्कर आया और वो जमीन पर गिर पड़ा। हॉस्पिटल पहुंचते ही पता चला कि वासे कोविड-19 की चपेट में था। 2 दिन तक वो मौत से लड़ता रहा और आखिरकार रॉ के इस जाबाज एजेंट ने दुनिया को अलविदा कह दिया। वासे की मौत पूरे ऑपरेशन का कंट्रोल खोना था, क्योंकि वही था नावेद का इकलौता हैंडलर। लेकिन यह तो भारत के लिए मुसीबतों की सिर्फ शुरुआत थी और असली झटका लगना अभी बाकी था। नावेद, जिसे रॉ एक मामूली मोहरा समझ रही थी, वो उम्मीद से कहीं ज्यादा शातिर निकला। उसे भनक लग चुकी थी कि उसे किसी बहुत बड़े और खतरनाक खेल में इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे ही वासे का साया उसके सिर से हटा, नावेद ने वही किया जिसका डर एजेंसी को सबसे ज्यादा था। वो सीधा पहुंचा एक हाई रैंकिंग ISI ऑफिसर के घर और उसने सब कुछ उगल दिया।
उसने बता दिया कि जौहर टाउन वाले घर में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। यह खबर दिल्ली में रॉ के लिए कोड रेड थी। उनका कवर पूरी तरह ब्लो हो चुका था। एजेंसी ने बिना एक पल गवाए इमरजेंसी इवैक्यूएशन का ऑर्डर दिया। किस्मत ने भारत का साथ दिया। ISI के पहुंचने से महज कुछ मिनट पहले सभी एजेंट्स सही सलामत निकल चुके थे। लेकिन अब रॉ के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था। सारा नेटवर्क बिखर चुका था, एजेंट्स वापस आ चुके थे, लेकिन एक्सप्लोसिव से भरी वो गाड़ी अभी भी लाहौर की एक गुमनाम बिल्डिंग में खड़ी थी। सवाल सिर्फ एक था, मिशन अबॉर्ट करें या आखिरी रिस्क लें। दिल्ली में एक बार फिर हाई लेवल मीटिंग हुई। सालों की मेहनत, करोड़ों का फंड और सबसे बढ़कर भारत का सम्मान दांव पर लगा था। आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी और अजीत डोभाल ने एक बहुत बड़ा और कड़ा फैसला लिया। जोखिम उम्मीद से कहीं ज्यादा था, लेकिन पीछे हटने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। ऑपरेशन वॉज स्टिल ऑन। झटका जरूर लगा था, मगर इरादे अब भी बुलंद थे। जून 2021, लाहौर। सुबह के ठीक 11 बजे थे। रॉ ने आखिरी बार उस अफगानी ड्राइवर से कांटेक्ट किया। एक बार फिर उसे पूरा रास्ता और टारगेट समझाया गया। वो जानता था कि ये उसका आखिरी सफर है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। और अगले ही पल 300 किलो विस्फोटक से भरी वो गाड़ी सड़कों पर दौड़ रही थी। टारगेट अब चंद मीटर दूर था। चेक पोस्ट पर पुलिस वालों को शक हुआ। गाड़ी की रफ्तार सामान्य नहीं थी। उन्होंने चिल्लाकर रोकने का इशारा किया, लेकिन ड्राइवर ने ब्रेक नहीं, एक्सीलरेटर दबाया। गाड़ी सीधे बैरिकेड्स तोड़ती हुई दीवार से जा टकराई और फिर ब्लास्ट, एक ऐसा धमाका जिसने पूरे लाहौर की नींव हिला दी। आग और धुएं का गुब्बारा मीलों दूर से देखा जा सकता था। धमाका इतना शक्तिशाली था कि सईद के घर का भारी लोहे का गेट और पूरा ढांचा ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। जिस इंसान ने सालों तक भारत की सड़कों पर बेगुनाहों का खून बहाया था, आज मौत ने उसके खुद के दरवाजे पर दस्तक दी थी। किस्मत ने उस दिन हाफिज सईद का साथ दिया और वो बच तो गया, लेकिन अंदर का नजारा कुछ और ही था। दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने वाला वो मास्टरमाइंड उस वक्त खौफ के मारे कांप रहा था। जान बचाने के लिए वो अपने ही सोफे के नीचे दुबका हुआ था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि अब वो अपने घर में भी महफूज नहीं है। हाँ, तकनीकी तौर पर ऑपरेशन फेल हो गया, लेकिन इस नाकामयाबी में भी भारत की एक बहुत बड़ी जीत छिपी थी। इस धमाके की गूंज ने पाकिस्तान में बैठे हर छोटे बड़े आतंकी तक एक साफ संदेश पहुंचा दिया था कि यह नया भारत है। ये वो भारत है जो अब सिर्फ फाइलों में कड़ी निंदा नहीं करता, बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर उसे उसी की भाषा में जवाब देने की ताकत रखता है। हाफिज सईद भी उस दिन जान गया था कि अब सरहद की लकीरें हों या ISI की प्रोटेक्शन, रॉ से उसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों, इस डेयरिंग ऑपरेशन पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को ऐसे और मिशंस करने चाहिए? हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको टाइमलेस थ्रेड्स की यह पेशकश पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और उस सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली अनसुनी कहानी के साथ। जय हिंद।